Good evening, dear students. Am I audible? Good evening, dear students. Am I audible? Please let me know. Am I audible? So, okay, Sachi, am I audible? साची ऑडिबल हूं मैं? आवाज आ रही है बेटा? Okay, okay, that's very fine. Because there are some network issues over here. मेरे इधर से नेटवर्क इश्यूज है, तो बेटा नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज साची आप ही मेरे को बताओगे कि यू आर विजिट। इसके लिए मैंने वीडियो भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि वीडियो ऑन करूंगा तो और नेटवर्क इश्यूज और बढ़ जाएंगे। साची, इज इट क्लियर? यस साची, इज इट क्लियर? Okay. So we have to start with chapter, I think so, that is legal and regulatory environment. साची, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो, ठीक है? Now, the first thing which we have to see is the Securities Contract Regulation Act 1956. Now, what is Securities Contract Regulation Act? जो भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, शेयर्स में ट्रेड करो या डेरिवेटिव्स में बात करो, तो वी गो थ्रू दिस पर्टिकुलर act that is termed as Securities Contract Regulation Act 1956. अब
इसके हिसाब से व्हाट आर सिक्योरिटीज, इन व्हाट सिक्योरिटीज अ पर्सन कैन ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी सिक्योरिटीज में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट अस रीड इट आउट। द एक्ट एम्स टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज। ये एक्ट हम लोगों को हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कि हम लोग सिर्फ डिजायरेबल ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज में पार्टिसिपेट करें, ना कि डिजायरेबल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज में। जो डिजायरेबल है, जो लीगल है, जो लॉफुल है, हम सिर्फ उसी सिक्योरिटीज में ट्रेड करें, ना कि इलीगल चीजों में ट्रेड करें। इट गवर्न्स द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया। The term securities has been defined in section 2 subsection H of SCRA, that is Securities Contract Regulation Act, SCRA. The term securities include, अब securities में बेटा क्या क्या चीजें आती है, हम लोगों को यहां सिर्फ ये देखना है कि what are the terms which are included in securities। क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, मैं आज पूरी तरीके से डिपेंडेंट हूं साची के ऊपर। तो साची प्लीज रीड इट फॉर मी प्लीज, एक एक पॉइंट आराम से। या शेयर्स, स्क्रिप्ट स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक or other marketable securities of a like nature in or of any incorporated company or other body corporated। नाउ शेयर्स को ही बेटा स्क्रिप्ट्स बोलते हैं। अगर हम लोग शेयर मार्केट की भाषा में बात करें तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, साची इज माय क्लाइंट, और साची किसी दिन मेरे ऑफिस आती है और बोलती है सर रिलायंस के स्क्रिप्ट का भाव बताइए। नाउ रिलायंस स्क्रिप्ट इंडिकेट्स शेयर्स। तो याद रखना सिक्योरिटीज एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट, सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है। तो सिक्योरिटीज में शेयर्स आते हैं, शेयर्स कोई दूसरा नाम स्क्रिप्ट्स दिया हुआ है, स्टॉक्स बोलते हैं। देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद और बेच सकते हो, ठीक है, जिसको किसी ना किसी कंपनी ने इशू किया है। सो दीज आर सिक्योरिटीज एज पर SCRA। आगे सेकेंड इज डेरिवेटिव्स। यस, जो भी डेरिवेटिव्स है SCRA में वो ट्रेड किया जा सकता है। तो हम लोग यहां बेटा ये चीज देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी चीजों में ट्रेड किया जा सकता है। तो शेयर्स में कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स में कर सकते हैं, स्टॉक में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, डिबेंचर्स या डिबेंचर स्टॉक में कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हैं। और दूसरा थर्ड, units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investors in such schemes। अब व्हाट इन यूनिट्स आप सबको मालूम है या नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड चालू किया था इंडिया में। तो इंडिया में सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन लेके आया था? इट वाज UTI, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन वो टाइम पे वहां म्यूचुअल फंड ना होते हुए इन लोग क्या बोलते थे, हम लोग ने यूनिट्स बेचे। क्या बेचते थे इन लोग? यूनिट्स। एंड इट वर्क सेम लाइक एज अ म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है उसी तरीके से UTI काम करता था। UTI कैसे काम करता था? UTI बोलता था भाई 100 करोड़ का हम लोग यूनिट्स बेच रहे हैं, तो 100 करोड़ के यूनिट्स 10 रुपीज ईच, 100 करोड़ के यूनिट्स बेचे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1000 करोड़ रुपए जमा हुए, वो 1000 करोड़ रुपए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। तो उस चीज को इन्होंने यूनिट्स बोला है। तो यूनिट्स अगेन इज अ इट कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स ट्रेड हो सकता है, प्लस यूनिट्स कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। आगे सिक्योरिटी रिसीट as defined in clause ZG of section 2 of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security in interest act 2002। now as per this particular act,
ये एक्ट ही खुद में बहुत बड़ा एक्ट है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक एक्ट का नाम है। इसके सेक्शन 2 क्लॉज ZG में बोला गया है there are certain security receipts. Now these security receipts can be issued by government or it can be issued by various corporate sectors, बड़े बड़े कंपनीज। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन में एक लिस्ट दी है, गवर्नमेंट की भी लिस्ट है, प्लस गवर्नमेंट कंपनीज की लिस्ट है, प्लस प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट है, जिनको इस एक्ट में परमिशन दिया गया है कि आप सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इशू कर सकते हो। जैसे शेयर्स इशू करते हैं ना, वैसे ही सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी इशू करते हैं। ठीक है, तो एज पर दिस एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज ZG इसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें ऑलरेडी लिस्ट कौन से गवर्नमेंट कंपनीज, कौन कौन प्राइवेट कंपनीज सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। आगे, units or any other such instrument issued to the investors under any mutual fund scheme securities do not include any unit linked insurance policy or scripts or any such instrument or unit by whatever name called which provides a combined benefit risk on the life of the persons and investment by such persons and issued by an insurer referred to in clause 9 of section 2 of the Insurance Act 1938, 4 of 1938. ओके, याद रखना यहां पे बोल रहे हैं कि कोई भी यूनिट बेच सकता है, लेकिन कोई भी यूनिट, अच्छे से सुनना बेटा, कोई भी यूनिट व्हेन इट इज अटैच्ड विथ इंश्योरेंस कंपनी, अच्छे से सुनिएगा बेटा, कोई भी यूनिट्स, फॉर एग्जांपल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इफ इट इज अटैच्ड, इफ इट इज कंबाइंड विथ लाइफ इंश्योरेंस, तो ऐसी चीज आप शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते। समझ में आया? तो यूनिट्स कैन बी ट्रेडेड, बट यूनिट्स विच आर clubbed, which are combined with insurance policy, can't be traded in stock exchange. समझ में आया? Yes. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोई भी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेच सकती है, लेकिन कोई भी यूनिट्स विच आर लिंक्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ लाइफ इंश्योरेंस कांट बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। That is what they want to say. आगे, any certificate or instrument by whatever name called issued to an investor by any issuer being a special purpose distinct entity with which proposes any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be, government securities. okay. Government securities is different, as the case may be, full stop. So any certificate or instrument which are issued, अच्छे से सुनना, which are issued by government, यहां लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, any certificate or instrument by whatever name called issued by government। अब गवर्नमेंट को बेटा पैसे की हर बार जरूरत होती है। अब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत क्यों होती है? हो सकता है पिछली उधारी चुकाने के लिए, या गवर्नमेंट ने कहीं कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा है, गिरवी रखा है, कोलैटरल रखा है, ठीक है, या गवर्नमेंट को उधार ले रहा है कुछ ना कुछ जनरल पब्लिक के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए, या गवर्नमेंट उधार ले रही है वॉर सिचुएशन के वजह से, या गवर्नमेंट उधार ले रही है बिकॉज ऑफ बिग रिसेशन और डिप्रेशन, बहुत मंदी चल रही है। ऐसे कोई भी समय
गवर्नमेंट अगर कोई सर्टिफिकेट या इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, दैट कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, that can be traded by stock exchange, but only government. No private sectors are included in this particular thing. इसके बाद जैसे साची ने रीड किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो तो इंक्लूडेड है ही, इट कैन बी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। आगे, Such other instruments as may be declared by the central government to be securities, including onshore rupee bonds issued by multilateral institutions like the Asian Development Bank and the International Finance Corporation. याद रखना, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है अब इसमें इंक्लूडेड है। याद रखना, अगर गवर्नमेंट उधारी ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहीं से उधारी ले रही है और उसके एवज में बॉन्ड इशू कर रही है, तो गवर्नमेंट कर सकती है वो बॉन्ड इशू। अब हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा ले या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसे ले, अगर पैसे ले रही है और उनको पैसे की उधारी चुकानी है, तो हो सकता है गवर्नमेंट इंटरनली कुछ बॉन्ड्स इशू करे एशियन डेवलपमेंट बैंक को कि दीज आर द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इसको रखिए और इसके में आप हमको पैसे दीजिए। तो these can be again, these type of bonds can be issued in stock exchange. No problem should be there. And the last point is rights. हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर जो IMF है उसके साथ भी ऐसी ही सेम डीलिंग होती है, मतलब नहीं, IMF के साथ, IMF is a totally different entity. IMF और वर्ल्ड बैंक ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। इनके साथ जो डीलिंग होती है वो बॉन्ड्स में नहीं होती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू इनका होता है। यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही पैसे देती है, हर चीज के लिए पैसे नहीं देती, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हर चीज के लिए पैसे नहीं देती। तो यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट कोलैटरल कुछ ना कुछ रख के पैसे ले सकती है, तो they can issue bonds or something like that, so that can be traded in stock exchange. Okay. ठीक है। And the last one is rights or interest in securities. जो भी अधिकार है, जो भी इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज में, वो मिलेंगे। इसमें लास्ट वाला पॉइंट में कुछ भी नहीं, और वैसे भी ये थियोरेटिकल है, इसमें से ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, दैट इज SERA सिक्योरिटीज, अगर आप लोग देखोगे तो इसमें डेरिवेटिव्स मतलब क्या क्या। नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टर्म्ड एज डेरिवेटिव्स एज पर SERA। लेट अस सी, अकॉर्डिंग टू द एक्ट डेरिवेटिव्स इज डिफाइंड एज, अब देखो क्या क्या चीजें डेरिवेटिव्स हो सकती है, एक एक करके रीड करना बेटा। सिक्योरिटी derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for differences or any other form of security. कोई भी तरीके का सिक्योरिटी हो, whether it can be a debt instrument, whether it can be a shares, whether it can be a loan, whether it can be a secured or unsecured loan. आप सबको मालूम है secured loan और unsecured loan के बीच में फर्क क्या है, मालूम है कि नहीं साची? चलो ठीक है, मैं साची के पास लोन मांगने जाता हूं और गोल्ड रखता हूं एज अ कोलैटरल, गिरवी, मॉर्गेज, तो दैट इज अ सिक्योर्ड लोन। कल को मैंने पैसे नहीं भरे तो साची सिक्योर्ड कि चलो भाई गोल्ड बेच के पैसा अपन वसूल कर सकते हैं। कल को मनीष सर ने पैसे नहीं दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मनीष सर ने गोल्ड गिरवी रखा है, वो गोल्ड बेच के मनीष सर के पैसे वसूल हो जाएंगे, तो दैट इज सिक्योर्ड। मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखा, तो यह रिस्क अनसिक्योर्ड में ज्यादा होता है। आ रहा है बेटा समझ में? तो डेरिवेटिव किसी भी चीज का हो सकता है, डेरिवेटिव शेयर्स का भी हो सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी हो सकता है, लोन का भी डेरिवेटिव हो सकता है, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स का भी डेरिवेटिव होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट आर्बिट्रेज,
दो अलग अलग मार्केट, सस्ते मार्केट से खरीदो, महंगे मार्केट बेच दो, उसमें भी डेरिवेटिव होता है, हम आपको मालूम है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो डेरिवेटिव इन सब में से किसी भी चीज में हो सकता है। ये समझ में आया? आगे, Contract which derives its value from the prices or index of prices of underlying securities. तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो कब बनेगा, याद रखना, डेरिवेटिव में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एज पर द वैल्यू और प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मैंने गोल्ड का डेरिवेटिव खरीदा, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? बाय द प्राइस ऑफ गोल्ड इटसेल्फ। अगर मैं सिल्वर का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो सिल्वर के डेरिवेटिव का प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बाय द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, दैट इज सिल्वर का प्राइस। तो वही चीज यहां पे बोल रहे हैं। आ रहा है बेटा समझ में? इसके बाद आ रहा है कमोडिटी डेरिवेटिव। अब कमोडिटी डेरिवेटिव अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, जिंक और एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, ठीक है। अगर हम लोग फूड आइटम्स में देखें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देखें तो कॉटन, शुगर, वेरियस टाइप ऑफ दाल, ये सबके डेरिवेटिव्स होते हैं विच कम्स अंडर कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर डेरिवेटिव। आगे, such other instruments as may be declared by the central government to be derivative. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस कल को बोल दिया कोयला, कोल इज अ डेरिवेटिव, तो भाई हमको मानना पड़ेगा यस, क्योंकि किसने बोला? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है भाई कोल शुड बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव। ठीक है भाई, जैसे अभी अभी हम लोग ने बीच में बात की थी, वाटर, पानी इज कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव। कल को हो सकता है एयर और ऑक्सीजन कैन बी टर्म्ड एज डेरिवेटिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी चीज को बोलती है कि हाँ भाई ये चीज डेरिवेटिव में इंक्लूडेड है, तो दैट कैन बी इंक्लूडेड इन डेरिवेटिव्स। आगे, Section 18A provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, contracts and derivatives shall be legal and valid if such contracts are अब देखो, एज पर सेक्शन 18A कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब हो सकता है? ये नीचे दो पॉइंट से अगर वो प्रूव हो रहा है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव हो सकता है। अगर ये दोनों पॉइंट से कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं हो रहा है या कंप्लीट नहीं हो रहा है या अचीव नहीं कर रहा है, तो वो चीज डेरिवेटिव नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी चीज डेरिवेटिव हो सकती है? फर्स्ट थिंग इज traded on a recognized stock exchange. कोई भी चीज अगर ट्रेड हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, दैट कैन बी टर्न्ड एज डेरिवेटिव। अगर कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई वाटर इज कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव, एक बार अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की बोल देती कि वाटर इज टर्म्ड एज डेरिवेटिव, तो हमको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी, कोई भी कंसेप्ट अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव। सेकंड, settled on the clearing house of the recognized stock exchange in accordance with the rules and bylaws of such stock exchanges. याद रखना, जो भी क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग हाउस अगर कोई भी चीज क्लियरिंग हाउस अगर क्लियर और सेटल कर रही है, if clearing and settlement takes place as per the rules and regulations of stock exchange, if anything which takes place as per bylaws and rules and regulations of any type of stock exchange, that can be termed as a derivative. तो कोई भी चीज जो क्लियरिंग हाउस कर रही है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट किया जा, देखो दो ही चीज है इसमें एकदम, अगर मैं एकदम इजी भाषा में बोलूं, सेक्शन 18 एक ही चीज बोलता है कि भाई कोई भी चीज अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, फिर कोई भी चीज जो क्लियरिंग हाउस में क्लियरिंग और सेटलमेंट हो रहा है, इट कैन बी टर्म्ड एज डेरिवेटिव। इट कैन बी टर्म्ड एज डेरिवेटिव। इसमें बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छी, मेरे को एक बेटा बस बराबर आई है।
Everything's fine? सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है बीच में। थोड़ी थोड़ी हो रही है या ज्यादा हो रही है? नहीं अभी आ रही है प्रॉपर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जैसे आप सबको मालूम है कि जितने इंडियन बैंक्स हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से इंडिया में जितने स्टॉक एक्सचेंज है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, फ्रेंचाइजीज, क्लियरिंग, सेटलमेंट हाउसेस, ये सब किसके अंडर में काम करते हैं? ऑल वर्क्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्ट 1992 प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। याद रखना, ये सेबी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ईमानदारी से हो। इन लोगों का एक बहुत अच्छी चीज ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, उनको सेव किया जाए, ताकि जो भी इसमें इंसाफी नहीं होनी चाहिए, कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए, कोई इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। तो सेबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इतने स्टॉक एक्सचेंज। यस सर आपने जो कहा ना कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है सेबी, वहां से आपकी जी, आवाज क्रैक हो रही थी तो कुछ समझा नहीं। रिपीट कर देता हूं कि इंडिया में जितने स्टॉक एक्सचेंज हैं, जितने ब्रोकर्स हैं, जितने रजिस्ट्रार्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, दे ऑल वर्क अंडर सेबी। सेबी का काम है कि फ्रॉड ना हो, खासकर कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स के साथ। इन्वेस्टर्स का पैसा शुड बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। म्यूचुअल फंड शुड वर्क इन अकॉर्डेंस विद इन्वेस्टर्स। इसके कोई भी कंपनी अगर गलत करती है उसके ऊपर नजर रखती है। कोई कंपनी अगर गलत काम कर रही है उसको पनिश करने का अधिकार सेबी का होता है। ऑल दीज थिंग्स, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन वक्त के साथ सेबी भी होती है, सेबी भी चेक करती है कि वक्त के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो। तो पूरा इन्वेस्टर्स का रखती है सेबी। सेबी अलग अलग तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर इन्वेस्टर्स को, अवेयरनेस प्रोवाइड कर, ताकि इन्वेस्टर्स अवेयर रहें व्हाट आर रूल रेगुलेशंस, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सेबी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने डॉट्स है ना बेटा, जितने डॉट्स हैं प्लस ऊपर एक सी पॉइंट है में, फर्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट ए बी सी, दीज डॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इजी है, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, नो टेक्निकल थिंग आर देयर। लेकिन बेटा कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो प्लीज इज इट क्लियर साक्षी? सर मैं कह रही थी कि मैं अगर म्यूट हो जाऊं तो मे बी आपका कनेक्शन प्रॉपर हो, कनेक्टिविटी। बेटा अगर आप म्यूट हो जाओगे तो इधर रीड कौन करेगा? नहीं सर, जब आपको रीड करवाना हो तो आप अनम्यूट कर नहीं, दीजिए। आज तो पूरे लेक्चर में आप मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम? सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। मैं इसी के लिए मैं तो रीड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रीड करूंगा और आवाज कहीं अटक गई तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। सो दैट इज व्हाई आई नीड योर हेल्प टू रीड इट आउट। तो कम से कम सब लोग देखेंगे, क्योंकि उनको बार बार एक ही चीज आ रही है, योर नेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मैं सुनाई दे रहा हूं अभी? हाँ हाँ। तो ठीक है बेटा, एक बार रीड करो सेबी एक्ट।
तो स्टार्टिंग से ना ये पॉइंट्स से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 यहाँ से स्टार्ट करना। SEBI Act 1992 provides for establishment of Securities and Exchange Board of India (SEBI) with statutory powers for A, protecting the interest of investors in securities, B, ओके, एक मिनट, अब ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है। सेबी हैज अ स्टैट्यूटरी पावर, गवर्नमेंट ने इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है। आई एम रिपीटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू सेबी। क्या क्या पावर्स हैं? ए, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी, जितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सेबी के पास। बी, promoting the development of the securities market. अब पूरे सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप कैसे किया जाए, जितने स्टॉक एक्सचेंज है उनको डेवलप कैसे किया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी सी की है। थर्ड, regulating the securities market. now what do you mean by regulating? Regulating means to make rules and regulations. Regulating means to make rules and regulations and to see whether all these rules and regulations are implemented properly or not. तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जिम्मेदारी भी सेबी की है, प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब लोग उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये भी चेक करने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर कोई बंदा रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको पनिश करने की जिम्मेदारी भी सेबी है। ए, बी और सी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे, its regulatory jurisdiction extends over corporate in the issuance of capital and transfer of securities, in addition to all intermediaries and persons associated with securities market. jurisdiction कितना बड़ा, तो सेबी जब कोई कंपनी, जब कोई कॉर्पोरेट शेयर्स इशू करती है, इनका काम चालू हो रहा है, सेबी का काम चालू होता है। भाई कोई कंपनी शेयर्स का आईपीओ लाना है, वहां से इनका काम चालू होता है। अप टू कंपनी जब भगवान अगर नहीं हो जाए, भी लोग शेयर लेके आते हैं, कंपनी शेयर लेके आती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में बराबर ट्रेड हो रहा है कि नहीं, कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रही है, सब चीज सेबी देखती है। ठीक है, आगे, SEBI has been obliged to perform the aforesaid functions by such measures as it thinks fit. In particular, it has powers for regulating सेबी के पास क्या क्या पावर्स हैं, अच्छे से देखना बेटा, सेबी के हाथ में क्या पावर है। Sir, should I read? ये साची, या regulating the business in stock exchanges and any other securities market. जितने स्टॉक एक्सचेंज है कौन बनाता है? इट इज सेबी। सेकंड, registering and regulating the working of stock brokers, sub brokers, etc. जितने स्टॉक ब्रोकर हैं, एंजल ब्रोकिंग या फिर बोनांजा पोर्टफोलियोज, शेख खान, यू नो, इस सबके रूल्स कौन बनाते हैं? प्रिपेयर्ड बाय सेबी। ठीक है, आगे, promoting and regulating self-regulatory organizations. प्रमोट करेगी और रेगुलेट करेगी, इस तरीके से प्रमोट और रेगुलेट करेगी, प्रमोशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करना, ताकि जितने स्टॉक एक्सचेंज वो अच्छे से काम करें, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। आगे, prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities market. प्रोहिबिट करेंगे, रोकेंगे। Prohibiting means
कहाँ रोकेगी? कोई भी फ्रॉड कर रहा है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है। फॉर द बेस्ट एग्जांपल इज, हम सब लोगों ने देखा हर्षद मेहता गलत काम कर रहा है मार्केट में, उनको उनका फ्रॉड रोकना प्लस उनके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसको उजागर करने का काम, सबको बताने का काम सेबी के पास है, ताकि कोई भी फ्रॉड ना करके, कोई भी फ्रॉड ना कर सके, उसकी जिम्मेदारी सेबी के पास। बेटा समझ में आगे? Calling for information from undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the stock exchanges, mutual funds and other persons associated with the securities market and intermediaries and self-regulatory organizations in the security market. अगर एनी पॉइंट ऑफ टाइम सेबी को अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई कंपनी बराबर काम नहीं कर रही है, कोई म्यूचुअल फंड काम बराबर नहीं कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बराबर काम नहीं कर रहा है, तो उससे इंफॉर्मेशन मंगाती है सेबी कि भाई हमको इंफॉर्मेशन सो एंड सो इंफॉर्मेशन चाहिए। एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ सेबी gets any information or gets to know that the company is not performing according to rules and regulations, कोई कंपनी या कोई स्टॉक एक्सचेंज या कोई म्यूचुअल फंड या कोई ब्रोकर या सब ब्रोकर, इन लोग बराबर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम नहीं कर रहे, उनसे इंफॉर्मेशन मंगा सकती है सेबी। उनको बोलेगी हमको सो एंड सो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपके इंफॉर्मेशन चाहिए, चेक करना है उनको कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो कि नहीं। आगे, performing such functions and exercising according to Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated to it by the central government. And the last one is SEBI should work as per Securities Contract Regulation Act 1956. SEBI एक्ट के हिसाब से काम करेगी जो सेंट्रल बैंक ने बनाया है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, प्लस जो इस एक्ट में लिखा है सब कंपनीज, फ्रेंचाइजी, ब्रोकर, सब ब्रोकर फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इट विल चेक, इट विल बी रेगुलेटेड बाय सेबी इटसेल्फ। तो सेबी का काम दे है, ये सब है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? So self-regulatory organizations जो है वो एक बार समझाएंगे। सेल्फ रेगुलेशन याद रखना, खुद के आप से रेगुलेट, इसमें ज्यादा दखल, रूल देखो कैसा है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स, एंजल ब्रोकिंग और एनी अदर आशिका ब्रोकिंग और शेर खान या फिर मोतीलाल ओसवाल, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बताया, लेकिन इन लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन इनके काम करने का तरीका, इनके काम करने का जो जुरिस्डिक्शन है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू सेबी। जिधर इन्होंने अपना रास्ता भटका, जहां इन लोगों ने गलत काम किया, सेबी कैन पनिश देम। ठीक है, दूसरा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे साची है, साची आपको प्रेशराइज नहीं करते होंगे, पेरेंट्स एक ही चीज बोलेंगे बेटा तेरे को वो करना है वो कर, लेकिन अच्छे से कर, उसमें एक्सपर्ट बनो, पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो सेबी भी यही चाहती है भाई स्टॉक एक्सचेंज आप अपने हिसाब से काम करो, लेकिन फिर अगर साची गलत चीज कर रही है या गलत रास्ते पे चल रही है तो रोकेगा कौन? पेरेंट्स। तो ओवर हियर पेरेंट्स मीन सेबी। आया समझ में? Yes. ओके। अब रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग है जो हम लोग पढ़ने, इसमें आपको मार्क करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रीड कर रहा हूं, मैं रीड करता हूं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप अंडरलाइन करना। A committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta was set up by SEBI to develop the appropriate regulatory framework, rules and regulations banana for derivative trading in India.
ठीक है, फिर इसके बाद आप अंडरलाइन करना, on May 11th 1998 SEBI accepted the recommendations of the committee and approved the phased introduction of derivative trading in India beginning with stock index futures. यहां तक आपको मार्क करना है। अब ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, these are certain rules and regulations, मार्क करना जितना मैं बताऊंगा। एनी एक्सचेंज, ये एक्सचेंज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि कौन एक्सचेंज बन सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए एलसी गुप्ता ने कुछ चीजें बताई थी कि दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये फॉलो करेगा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसी को स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा सकता है। तो दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, देखो, एक्सचेंज fulfilling the eligibility criteria as prescribed in the LC Gupta committee report can apply to SEBI for grant of recognition under section 4 of the SCRA 1956 to start trading derivatives. ठीक है, इतना ही देखो, ठीक है। आगे एक और एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, 40% वाला कंटिन्यू करना है। द डेरिवेटिव एक्सचेंज, खासकर डेरिवेटिव एक्सचेंज जहां फ्यूचर्स ऑप्शंस होगा, द डेरिवेटिव एक्सचेंज और सेगमेंट शुड हैव अ सेपरेट गवर्निंग काउंसिल। याद रखना, अगर हम लोग कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसका गवर्निंग काउंसिल अलग होगा, डेरिवेटिव का गवर्निंग काउंसिल अलग होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे एक्सचेंज के कैश सेगमेंट, जहां आप 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर 10 खरीद और बेच सकते हो, दैट इज टर्म्ड एज कैश सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट का गवर्निंग काउंसिल अलग होगा और डेरिवेटिव ट्रेडिंग का गवर्निंग काउंसिल अलग होगा। तो द डेरिवेटिव एक्सचेंज और सेगमेंट शुड हैव अ सेपरेट गवर्निंग काउंसिल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर्स shall be limited to maximum of 40% of the total members of the governing council. ठीक है, मतलब 40% सेम हो सकता है, 60% should be different. 40% can be same, मतलब कैश सेगमेंट का 40% can be same, लेकिन 60% members should be different. आया समझ में? Second, the exchange should have a minimum of 50 members. कोई भी एक्सचेंज में कम से कम 50 लोग होने चाहिए, ठीक है, ओके। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट, द मेंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज वुड नॉट ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, the member of an existing segment of the exchange would not automatically become the member of derivative segment. याद रखना, कैश सेगमेंट का कोई मेंबर है तो ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव सेगमेंट का मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, the members of the derivative segment would need to fulfill the eligibility condition as laid down by LC Gupta committee. इसमें समझ में आया? नेक्स्ट, the clearing and settlement of derivative trade would be through a SEBI approved clearing corporation. इतना ही देखो बस। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, कौन कर सकता है? जो सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग और सेटलमेंट मेंबर है, वही। इसके आगे देखो क्या बोल रहा है, Derivative broker or dealer and clearing member are required to seek registration from SEBI. This in सिर्फ registration नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्या चाहिए देखो, this is in addition to their registration as broker of existing stock exchange, broker भी होना चाहिए। The minimum net worth for clearing, पहले देख चुके हैं, minimum net worth of clearing member of derivative clearing corporation shall be 300 lakhs. ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, याद है? The net worth of the member shall be computed as follows. अब ये सब चीज ऐड किए जा सकते हैं, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ मेन जितनी मैं रीड कर रहा हूं उतना ही याद रखो। द मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख। याद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेरिवेटिव का मिनिमम वैल्यू 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसके बाद इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कितना होता है साक्षी? इनिशियल मार्जिन कितना है? 10%। 10% प्लस एक्सपोजर लिमिट, किसको कितना खेलने दिया जाए, ये सब चीज सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज डिसाइड कर सकता है। कौन कर सकता है? आइदर सेबी और स्टॉक एक्सचेंज। वही चीज यहां पे, मतलब ये 3 लाइन पढ़ने की जगह पे मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। मैं फिर से देख रहा हूं, बता रहा हूं। द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट या एक्सपोजर लिमिट्स linked to capital adequacy and margin demands related to the risk of loss on the position will be prescribed by either SEBI or stock exchange from time to time. आया समझ में? इसके अलावा एलसी गुप्ता कमेटी ने एक चीज बोला था, केवाईसी शुड बी गुड, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। तो याद रखना, एलसी गुप्ता ने एक ही चीज बोला अपने रिपोर्ट में कि भाई केवाईसी अच्छे से करना चाहिए, नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर। द एलसी गुप्ता कमिटी रिपोर्ट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ नो योर कस्टमर रूल एंड रिक्वायर्स दैट एवरी क्लाइंट shall be registered with derivative broker। यहां तक ही देखना है। इसके बाद द ट्रेडिंग मेंबर्स, ये आप लोगों के लिए है, आप सब आगे चल के। तो इन्होंने सेबी ने यहां एक ही चीज बोला है, भाई अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बिना सर्टिफिकेट के कोई भी मेंबर नहीं बन सकता। द ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू हैव क्वालिफाइड approved user and sales persons who have passed the certification program approved by SEBI। तो कल को अगर आपको एक ऑफिस चालू करना है शेयर मार्केट का, खासकर इक्विटी डेरिवेटिव्स का, तो बिना सर्टिफिकेट के आप वो ऑफिस चालू नहीं कर सकते। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद आप यहां पे आइए, देखिए अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, दिख रहा है आपको? बाकी 3 पैराग्राफ छोड़ दीजिए, 2 पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, ये मार्क करना, ट्रेडिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप्स एंड एक्सरसाइज नोटिसेस फ्रॉम द ट्रेडिंग सिस्टम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। याद रखना, अगर आपने ऑफिस खोला है, ऑफिस खोलने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कम से कम 5 साल तक रखना है। फॉर एग्जाम्पल, साची इज माई क्लाइंट, साची डे 1 से ही मेरी क्लाइंट है। साची ने डे 1 पे मेरे से कुछ शेयर्स खरीदे, मतलब मेरे थ्रू शेयर्स खरीदे, तो उसका जो रसीद होगा उसका एक कॉपी मेरे पास होगा और वो मेरे को 5 साल तक रखना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे को लेटेस्ट 5 years के रखना है। जैसे ही 6th year आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ इट इज 2022, तो 2022, 2023, 24, 25, 26, 22 से लेके 26 तक का पूरा रिकॉर्ड मेरे को रखना है 5 साल। जैसे ही 27 आएगा तो 22 वाला मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं, उसको जला दो। जैसे ही 28 आएगा तो 2023 वाला मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं। तो कम से कम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मेरे को मेंटेन करके रखना है। ये वो पॉइंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने बोला मार्क कर लीजिए। ठीक है। उसी के नीचे एक और एक पॉइंट लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, ऑल मेंबर ब्रोकर्स, जितने ब्रोकर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल, all member brokers in the derivative segment should be inspected by the exchange at least once a year।
कोई भी ब्रोकर का बुक्स एक बार चेक करना जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज कोई ब्रोकर का साल में कम से कम एक बार बुक्स चेक करेगा, ठीक है। उसी के नीचे वाला पॉइंट है, अ डिफॉल्ट बाय अ मेंबर इन द डेरिवेटिव सेगमेंट। अच्छे से याद रखना, डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफॉल्ट का मतलब क्या है? पैसा नहीं चुकाया, ब्रोकर ने जरूरत से ज्यादा किसी को एक्सपोजर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, साची इज माई क्लाइंट, साची का 1 करोड़ रुपए मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन साची को मैंने एक्सपोजर ज्यादा दे दिया और साची को किसी दिन लॉस हो गया 4 करोड़ का, तो साची के 1 करोड़ तो गए, 3 करोड़ और साची देगी। लेकिन साची ने बोला सॉरी आई डोंट हैव मनी, और मैं भी एज अ ब्रोकर पे नहीं कर पाया, तो आई एम अ डिफॉल्ट मेंबर, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो याद रखना मेरा ब्रोकरशिप जा सकता है। फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ना सर वो तो डेरिवेटिव मार्केट में हुआ है, कैश मार्केट में तो नहीं हुआ है ना, तो मेरे को कैश मार्केट का मेंबर रहने दो। ऐसा नहीं होता। अगर आपने डेरिवेटिव मार्केट में कोई भी डिफॉल्ट किया है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने पूरा डिफॉल्ट किया है, फिर आपका मेंबरशिप कैश मार्केट का भी जाएगा, डेरिवेटिव मार्केट का भी जाएगा और सबका जाएगा। देखो, a default by a member in the derivative segment will be treated as default in all segments of that exchange and as default of all exchanges where he is a member. आया समझ में? इसके बाद देखो लास्ट वाला पेज नंबर 133 का लास्ट वाला पैराग्राफ, पेनाल्टी और सस्पेंशन। याद रखना, पेनाल्टी या सस्पेंड कब हो सकता है? जब कोई गलत काम कर रहा है, जब कोई गलत काम करता है तभी उसको पेनाल्टी या सस्पेंशन फेस करना पड़ता है। ए पेनाल्टी और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर अंडर द सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992 कैन बी ऑर्डर्ड। कब कब ऑर्डर किया जा सकता है सस्पेंशन? द स्टॉक ब्रोकर वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर उसने कोई भी लॉ कानून तोड़ा। The stockbroker does not follow the code of conduct, rules and regulations नहीं मान रहा, या फिर the stockbroker fails to resolve the complaint of the investor, किसी इन्वेस्टर का कोई कंप्लेंट था, स्टॉक ब्रोकर उसको सॉल्व नहीं कर पाया। The stockbroker indulges in manipulating or price rigging or cornering of the market, ऐसा कुछ काम कर रहा है, मैनिपुलेशन, धांधली, जिसको अपन बोलते हैं ना धांधली किया, स्कैम किया, तो कोई भी स्टॉक ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है, जानबूझ के प्राइस को बढ़ा रहा है या प्राइस को कम कर रहा है, प्राइस रिगिंग उसको बोलते हैं। प्राइस रिगिंग मतलब आप लोगों ने हर्षद मेहता वाला देखा रहेगा, जिसमें वो प्राइस बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, तो दैट इज प्राइस रिगिंग। अगर कोई भी स्टॉक ब्रोकर ऐसा कोई भी गलत हरकत करता है, इलीगल काम करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है सेबी। The stockbroker या stockbroker's financial position deteriorates substantially, stock broker की financial position खराब होते जा रही है, हो सकता है आगे चल के वो कंगाल हो जाए, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। The stockbroker fails to pay fees, हर साल स्टॉक ब्रोकर को फीस पे करना है, अगर किसी साल उसने स्टॉक ब्रोकर ने फीस पे नहीं की, एक्शन लिया जा सकता है। The stockbroker violates the conditions of registration, रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस में उसने कुछ गलत किया, या फिर द स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब चीजें एक्शन कैन बी टेकन बाय अ स्टॉक एक्सचेंज सेबी ऑन एनी ऑफ द स्टॉक ब्रोकर अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। कुछ समझ में आया बेटा? इसमें कोई पॉइंट है बेटा नहीं समझ में आया? ओके इसके बाद आप देख सकते हो रेगुलेशंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें एक मिनट, आपको ये क्लियरिंग मेंबर्स हु आर क्लियरिंग एंड सेटलिंग, यहां से लेके नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ईदर होल और पार्ट ऑफ द मार्जिन,
ये तीनों पैराग्राफ रीड करना है। साची प्लीज गो थ्रू इट। Clearing members who are clearing and settling for other trading members can specify the maximum collateral limit towards initial margin for each trading member and custodial participant clearing and settling through them. याद रखना, क्लियरिंग मेंबर जो होता है, मैंने पहले भी बताया, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, अपोजिटली ठीक है, मैं खुद के भी ट्रेड सेटल कर सकता हूं, मैं क्लाइंट के भी सेटल कर सकता हूं। यस यस और नो? मैं मतलब आई एम ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, मैं खुद के भी ट्रेड कर रहा हूं, क्लियर भी कर रहा हूं, खुद के भी क्लियर कर रहा हूं, दूसरे के भी क्लियर कर रहा हूं, लेकिन हर एक का मेरे को डिपॉजिट भरना पड़ता है, हर एक का डिपॉजिट भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लियरिंग मेंबर हूं, एंजल ब्रोकिंग मेरे पास आता है, और एंजल ब्रोकिंग इज एंजल ब्रोकिंग क्या है? सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर है। बोलता है मनीष सर, मैं सिर्फ ट्रेडिंग मेंबर हूं, मेरे को है ना क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए आपके साथ टाई अप करना है। मैं बोलता हूं ठीक है, एज पर सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस सर्टेन अमाउंट आपको हमारे पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा, तो वो अमाउंट में एंजल ब्रोकिंग से लेके किसके पास दूंगा? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ऐसे मेरे पास जितने ट्रेडिंग मेंबर बनेंगे, जितने मेरे क्लाइंट बनेंगे, सबके डिपॉजिट्स, कोलैटरल लिमिट्स मेरे को जाके जमा करना है। उस हिसाब से मैं उनको लिमिट दूंगा कि भाई आप इतना काम कर सकते हो, इतना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो हर एक चीज बेटा यहाँ लिमिट की है, याद रखना, क्योंकि मैंने अगर किसी को भी अनलिमिटेड पावर दे दिया, अनलिमिटेड काम करने की परमिशन दे दी, तो वो तो कुछ भी करेगा। तो लिमिट सेट करना जरूरी है। देखो आगे, सच लिमिट्स Such limits can be set up by the clearing member through the facility provided on the trading system by up to the time specified in this regard. Such collateral limits once set are applicable to the trading members, custodial participants for that day unless otherwise modified by clearing member. याद रखना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उसी तरीके से क्लियरिंग मेंबर एक बार उसने लिमिट अगर सेट कर दी किसी ब्रोकर के बारे में, तो जब तक वो खुद उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, तब तक वो मॉडिफाई अपने आप नहीं हो सकता। आगे, Non-fulfillment of either whole or part of the margin obligations will be treated as a violation of the rules, bylaws, and regulation for clearing corporation and will attract penalty. मैंने पहले बताया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, बायलॉज के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी मेंबर ने, क्लियरिंग मेंबर ने अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किया, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मार्जिन ऑब्लिगेशन के हिसाब से उनको पनिश कर सकता है कि भाई इनको इतना इतना तो हमको मार्जिन रखना था, इन्होंने मार्जिन नहीं रखा, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट क्लियरिंग मेंबर्स। That is what they want to say. इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेटा सिर्फ रीड कर लो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, जस्ट वेट, ना बेटा रीड नहीं करना है, सब लोग एक बार अपने हिसाब से रीड कर लो, मैं बार बार साची को तकलीफ नहीं दे सकता। Completed? साची बेटा समझ में आया सब पॉइंट्स? ऐसा कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया?
the last point. Take care not to appropriate client margins against अब मेरे brokers. को बताओ, एक फॉर एग्जाम्पल साची इज माई क्लाइंट। साची ने मेरे पास 1 करोड़ दिए, ठीक है, और क्योंकि मेरे बाकी क्लाइंट्स गलत आदमी लोग थे, उनको नुकसान हो, उनके नुकसान की वजह से मेरे को मेरा ब्रोकरेज बंद करना पड़ रहा है, तो क्या इसका असर साची के भी ऊपर क्या? भाई जो ईमानदारी से काम कर रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उनके ऊपर ध्यान देगी। ब्रोकर की गलती क्लाइंट के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रखता है। कॉर्पोरेशन को भाई पैसे नहीं है, तूने गलत काम किया, तूने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, पेनल्टी लगी, लेकिन इसका असर क्लाइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए जो ईमानदार है। बराबर है? तो टेक केयर, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, देख अच्छे से लास्ट वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टेक्स केयर नॉट टू अप्रोप्रिएट क्लाइंट्स मार्जिन अगेंस्ट ब्रोकर ड्यूज। अगर ब्रोकर का कोई ड्यू है तो इसके क्लाइंट के मार्जिन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आया समझ में? Yes. ओके। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए आप, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इधर 3 करोड़ है, 3 lakhs. Eligibility criteria for becoming a member of the derivative segment of an exchange are as follows. Eligibility criteria हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से देखना है। बैलेंस शीट नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, कितना बैलेंस शीट चाहिए? यस बेटा चाची। SEBI has prescribed a net worth requirement of 3 crores for clearing members. The clearing members are required to furnish an auditor's certificate for the net worth every 6 months to the exchange. The net worth requirement is ₹1 crore for a self-clearing member. SEBI has not specified any net worth requirement for a trading member. लेकिन अगर हम लोग क्लियरिंग मेंबर की बात करें, क्लियरिंग मेंबर खुद का भी और दूसरे का भी, क्लियरिंग मेंबर का कितना नेटवर्थ होना चाहिए? 3 करोड़ का। और जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर है, मतलब सिर्फ खुद के ट्रेड का क्लियरिंग कर रहा है, उसका 1 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। ये हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं, ठीक है? तो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर का 1 करोड़ का नेटवर्थ और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का 3 करोड़ का नेटवर्थ, ये होना चाहिए। आगे लिक्विड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स। यस, Every clearing member, both clearing members and self-clearing members, has to maintain at least ₹50 lakhs as liquid network with the Exchange Clearing Corporation. याद रखना, वो 3 करोड़ और 1 करोड़ के अलावा हर एक क्लियरिंग मेंबर को कैश, भले ही वो क्लियरिंग मेंबर हो या सेल्फ क्लियरिंग मेंबर हो, 50 लाख रुपए का नेटवर्क, 50 लाख रुपए उनको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में रोकड़ा रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम 3 करोड़ एंड 1 करोड़, अपार्ट फ्रॉम 3 करोड़ एंड 1 करोड़, 50 लाख रुपए लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए, मतलब रोकड़ा, कैश। आया समझ में? आगे Certification requirements. The members are required to pass the certification program approved by SEBI. Further, every trading member is required to appoint at least 2 approved users who have passed the certification program. Only the approved users are permitted to operate the derivatives trading terminal. अब ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब क्या? आप में से जो एग्जाम पास करेगा वही ऑपरेट कर सकता है, वही डीलर बन सकता है। डीलर मतलब जो स्टॉक खरीदेगा, डेरिवेटिव खरीदेगा और बेचेगा क्लाइंट के बिहाफ में। जिसके पास सर्टिफिकेट है वही ट्रेड कर सकता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अगर आपको मेडिकल शॉप चालू करना है तो फार्मेसी का डिग्री चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट का ऑफिस चालू करना है, खासकर डेरिवेटिव्स का मार्केट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट है तो आप मेंबर बन सकते हो, नहीं तो मेंबर नहीं बन सकते। इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या साची? एनी प्रॉब्लम?
Sachi, any problem? No, sir. Okay, that's fine. No, no, sir. Okay, very good. इसके बाद मेरे हिसाब से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. कल अकाउंटिंग और टैक्सेशन देखेंगे, लेकिन बेटा इसमें मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है. इसमें बहुत सारे जर्नल एंट्रीज है, आप देखिए बहुत सारे जर्नल एंट्री हैं. जैसे मैं चाहूंगा ये देखो, डिपॉजिट्स फॉर इनिशियल मार्जिन केप्ट, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? डिपॉजिट फॉर इनिशियल मार्जिन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इनिशियल मार्जिन पेड और एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन रिटर्न्ड और रिलीज्ड, और नीचे एग्जाम्पल भी देखा है, दिख रहा है आपको? साची, आर यू देयर? हेलो, am I audible? Am I audible? साची, ऑडिबल हूं बेटा? ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जितने जर्नल एंट्रीज है ना बेटा अगले चैप्टर में, ये जर्नल एंट्रीज बहुत इजी है. मैं चाहूंगा कि आप लोग देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप आज या कल में ही देख लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना बेटा, जर्नल एंट्रीज है, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है ही नहीं. तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जर्नल एंट्रीज बेटा अच्छे से एक बार देख लो कल लेक्चर स्टार्ट होने के पहले. इज इट क्लियर? साची, इज इट क्लियर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये जर्नल एंट्रीज देख रहे हो? यस यस. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जर्नल एंट्रीज चैप्टर्स में हैं, ये एक बार अच्छे से लेक्चर स्टार्ट होने के पहले ही देख लेना, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन लायक कुछ भी नहीं है, और ये सब 11th स्टैंडर्ड वाला ही कंसेप्ट है जर्नल एंट्रीज का. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 110%. तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये अच्छे से, इज इट क्लियर? ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम. टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.